राधे राधे एंड वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। आज का आपका जो लेक्चर है प्यारा सा वो है नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट, यूनिट नंबर 3, नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद कॉमन साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट। ये आपके यूनिट नंबर 3 है। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपके जो सिलेबस में है वो एक तो है शोक, शोक है, पेन है और जो फ्लूइड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये आपके सिलेबस की हमने बात कर ली है, लेकिन हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। वो है आज का इस लेक्चर में हम एडिमा, इनकॉन्टिन्यूस यूरिन, डिस्निया हो गया, अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस जो पेशेंट होता है उसकी केयर कैसे करे, और लास्ट वन इज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का आपका प्यारा सा लेक्चर, नर्सिंग केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं अपना एडिमा देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि नाम सबने सुना हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट आपके जो मैंने बताया है क्या है इम्पोर्टेंट, इस बार आपके शौक इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना। इम्पोर्टेंट लगा लेना शौक पर, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। 90% आने के चांसेस है शौक के। ठीक है, तो एडिमा क्या होता है? एडिमा क्या है? एडिमा एक सिम्टम्स बोल सकते हैं, डिजीज बोल सकते हैं। एडिमा इज ए ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल swelling. Edema is the observable swelling from fluid accumulation in the body tissue. एडिमा क्या है? एडिमा एक स्वेलिंग है जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक ऐसी स्वेलिंग जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कैसे बनती है? फ्रॉम फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द बॉडी। जो टिश्यूज है, बॉडी टिश्यूज, उसमें फ्लूइड भर जाता है, उससे स्वेलिंग हो जाती है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। वही क्या है? एडिमा। ओके, ये हो गई हमने एडिमा की एक डेफिनेशन पढ़ ली, एडिमा के बारे में एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। लेकिन हम एडिमा के टाइप्स देखें तो एडिमा के टाइप्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा पिटिंग एडिमा। एक तो हो गया पिटिंग एडिमा, और इसका ही जो अपोजिट है वो हो गया नॉन पिटिंग एडिमा। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं पिटिंग एडिमा के बारे में। पिटिंग एडिमा का नाम आपने सुना होगा। तो पिटिंग एडिमा होता क्या है? देखो, अगर नॉर्मल जो लैंग्वेज में बताएं तो उसमें क्या होता है कि जब एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो जब हम उस स्किन पर प्रेशर लगाते हैं, अंगुली से दबाते हैं उसको, तो वहां पे एक गड्ढा सा बन जाता है। उस स्किन पर क्या होता है? गड्ढा सा बन जाता है, वो होता है आपकी पिटिंग एडिमा। पढ़ लेते हैं। पिटिंग एडिमा कैन अप्लाइंग प्रेशर टू द swollen area by by depressing the skin with finger। वही मैंने बताया आपको, द प्रेसिंग कोज इंडिकेशंस, सॉरी इंडेंटेशन। ठीक है, वही मतलब गड्ढा सा बन जाता है। अब इसको हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम में कुछ ऐसा दिखता है। ये आपके एक नॉर्मल पेयर हो गया, और ये है आपके एडिमा से स्वेलिंग है उसका पेयर हो गया। तो जैसे हमने इस पर टच किया, फिंगर से हमने इसको प्रेस किया, प्रेशर अप्लाई किया, तो होता क्या है? हम क्या देखते हैं कि जो जिस जगह पर हमने, जिस प्लेस पर हमने पुश किया था या प्रेशर लगाया था, वहां पर एक गड्ढा सा बन जाता है, उसे बोलते हैं अपन पिटिंग एडिमा। ठीक है, पिटिंग एडिमा। लेकिन नॉन पिटिंग एडिमा में क्या होता है? ये गड्ढा है जो नहीं बनता। बस दोनों में डिफरेंस यही है। ये देखो, नॉन पिटिंग एडिमा में
इट इज सॉरी एक सेकेंड, इन दिस टाइप ऑफ एडिमा नो इंडेंटेशन प्रेजेंट, नो इंडेंटेशन प्रेजेंट यानी गड्ढा उपस्थित नहीं रहता है, खरोच उपस्थित नहीं रहती है। इट इज प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम डिसऑर्डर सच एज लिम्फेडेमा, लिम्फेडेमा जो डिसऑर्डर है उसमें हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों एडिमा के जो टाइप्स है उसके बारे में हमने बात कर लिए। अब बात करते हैं कॉजेज के बारे में। कॉजेज मतलब कारण, यानी कि इटियोलॉजी, होता क्यों है एडिमा, क्यों होता है। तो पहला हो गया फिजिकल इनएक्टिविटी। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको फ्रैक्चर वाली में फिजिकल इनएक्टिविटी के बारे में, इनएक्टिविटी के बारे में। दूसरा हो गया एक्सेसिव साल्ट इनटेक, जब ज़्यादा मात्रा में हम साल्ट ले लेते हैं बॉडी में, ज़्यादा अमाउंट में, जैसे ज़्यादा नमक ले लिया या फिर ज़्यादा साल्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम अगर कंजप्ट कर लेते हैं तब ये आपको देखने को मिलता है। हीट हो गया, ज़्यादा टेम्परेचर हो, ज़्यादा हम टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएंगे तो एडिमा हो सकता है। नेक्स्ट रिनल डिसऑर्डर हो गया, लंग्स डिजीज हो गई, एलर्जिक रिएक्शन हो गई, कोई किसी भी टाइप की एलर्जी है उससे एडिमा हो सकता है। स्टैंडिंग और सिटिंग स्टिल फॉर ए लॉन्ग टाइम, ज़्यादा टाइम तक हम बैठे रह गए तो एडिमा हो सकता है, ज़्यादा टाइम तक हम खड़े रह गए तो एडिमा हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक। एक प्रेगनेंसी हो गया, हार्ट फेलियर होगा, इन केसेस में हमें एडिमा होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास साइन एंड सिम्टम्स, जिसे हम बोल सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अगर बारे में बात करें तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो स्वेलिंग ऑफ स्किन। भाई एडिमा का मतलब भी क्या है, स्वेलिंग। हमने डेफिनेशन में देखा एडिमा क्या है, ऑब्जर्वेबल स्वेलिंग। ठीक है, तो फर्स्ट जो सिम्टम्स हो गया वो हो गया स्वेलिंग। रेस्ड पल्स रेट, जो पल्स रेट है वो आपको ज़्यादा दिखेगी। ठीक है, ज़्यादा हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बीपी, आपके बीपी हाई बीपी आएगा उसमें। और स्टिफ जॉइंट्स, मतलब जॉइंट्स है वो हार्ड हो जाएंगे, हार्डनेस फील होगी जॉइंट्स में। पफिनेस हो गया, पफिनेस ऑफ फेस एंड आइज, मतलब जो चेहरा है, फेस है और आई है, आंखें हैं, चेहरे पर और जो आंखें पर आपको सूजन सी नजर आएगी। पफिनेस ऑफ आई मतलब सूजन टाइप दिखेगा आपको। चेस्ट पेन होगा। डिफिकल्ट ब्रीथिंग इन पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी जो एडिमा है जो कि आपके रेस्पिरेटरी से, रेस्पिरेटरी से सॉरी कनेक्ट रहता है, कनेक्शन है इसका रेस्पिरेटरी से, पल्मोनरी एडिमा। तो इसमें क्या होगा, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। एक तरीके से क्या बोलते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, या जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अपन डिस्निया, जो हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। अब डायग्नोस कैसे कराएं, कैसा पता करें कि इसे एडिमा है या नहीं है। तो उसके लिए हम करेंगे यूरिन टेस्ट। अब यूरिन टेस्ट क्यों किया भाई, क्या रिलेशन है इससे यूरिन टेस्ट का, क्या रिलेशन है। तो जैसा अभी हमने देखा कोजेज में देखा एक्सेसिव साल्ट इनटेक। ठीक है, एक्सेसिव साल्ट इनटेक का कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। आपने वो पढ़ा होगा RSS, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन, ये आपने जो पढ़ा है इसमें देखा होगा आपने Na+Cl- है ना, एब्जॉर्प्शन। तो ये आपने देखा होगा, तो इसको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिजियोलॉजी में देखा होगा आपने। ब्लड टेस्ट कराएंगे, LFT कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे। कैसे कराएंगे, क्योंकि चेस्ट पेन है, ठीक है, और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है। चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं अपन, KFT करा सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट। क्यों, यूरिन टेस्ट का देख लिया हमने। लीवर फंक्शन टेस्ट क्यों कराएंगे, क्योंकि ये इसका इसके हम कारण देखेंगे, कॉजेज देखेंगे इसके हम। तो उसमें क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है एक तो आपके लंग्स आ रहा है, ओके, एक आ रहा है रीनल डिसऑर्डर आ गया।
ठीक है, इससे हम वहाँ पर जो टेस्ट है इससे हम पता लगा सकते हैं। रीनल टेस्ट से आएगा किडनी फंक्शन टेस्ट में। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। अब कोई पेशेंट आया हमारे पास, उसने बोला कि डॉक्टर साहब, सॉरी नर्स है ना अपन तो, कि सर हमें ये दिक्कत हो रही है तो हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट के लिए पहली बात तो हम क्या है, उसको मेडिकेशन से वो प्रिस्क्राइब होती है वो एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। कौन सी? डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स में कौन सी मेडिसिन आती है? वो आती है आपके फेमस है फ्रूसमाइड। क्वेश्चन भी चल रहे हैं आपके, उसमें देखा होगा डायूरेटिक्स में फ्रूसमाइड। रेस्ट्रिक्ट साल्ट इन डाइट, जो साल्ट है वो हम नहीं करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे, अब रोकेंगे साल्ट को डाइट में। कीप लेग्स एलिवेटेड अबव द लेवल ऑफ हार्ट फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। 30 मिनट्स तक हम जो पैर है, हमारे लेग है, उसको हार्ट लेवल से ऊपर उठाएंगे। 30 मिनट तक लगातार रखना है एटलीस्ट। दिन में आपको ये 3 से 4 टाइम करना है, 3 से 4 टाइम पर डे। मैनेज द अफेक्टेड एरिया, जहाँ पर भी एडिमा हो रहा है उसको मैनेज करें, मेंटेन रखें। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड टेम्परेचर। ठीक है भाई, पेशेंट को बताना है कि जो टेम्परेचर है उसके पास ज़्यादा ना जाए। क्यों? क्योंकि जब हमने इसके कोजेज देखे तो उसमें हमने पढ़ा था हीट, हीट से भी एडिमा होने के चांसेस रहते हैं। तो हीट से जितना हो सके टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर से बचें। एनकरेज द पेशेंट, प्रोटेक्ट एनी swollen एरिया फॉर एडिशनल प्रेशर ऑफ इंजरी। भाई जहाँ पर भी सूजन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, उस एरिया में प्रेशर और इंजरी के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं, तो उससे हम प्रोटेक्ट करें, प्रेशर वगैरह ना लगाए उस पर एरिया पर। कि भाई देखते हैं भाई पिटिंग एडिमा है तो उसको प्रेस कर करके देखते हैं कितना गड्ढा बनता, तो वो ना करें। भाई मज़ा आ रहा है देखते हैं, ऐसा ना करें। लास्ट वन इज एनकरेज द पेशेंट टू डू नॉट सिट और स्टैंड फॉर लॉन्ग पीरियड। ज़्यादा टाइम तक ना तो बैठे ना ही खड़े रहें। खड़े हो तो बैठ जाए, बैठे हो तो खड़े हो जाए, ज़्यादा कुछ हो तो लेट जाए। ओके, अब इसके बाद में क्या करें? इसके बाद में हम कर लेते हैं इनकॉन्टिनेंस के बारे में। तो भैया इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन सॉरी, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि बार बार जो यूरिन है वो आ रहा है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, हमें इनवॉलेंटरी रूप से आ रहा है, मतलब हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक है, यूरिन या तो कपड़े में हो रहा है, तो ये देखने को मिलता है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन में। तो हम एक आइडिया ले लेते हैं क्या क्या है, फिर आप जो एग्जाम है उसमें तो लिख के आओगे ही। तो इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है। इट इज ए इनवॉलेंट्री और अनकंट्रोल लॉस ऑफ यूरिन। क्या है? इनवॉलेंट्री पहली चीज, एक तो होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री। बिना इच्छा के, मतलब इनवॉलेंट्री और कंट्रोलेबल नहीं है, हम उसको यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लॉस ऑफ यूरिन, यूरिन है उसका लॉस हो रहा है फ्रॉम द ब्लैडर, ब्लैडर से वो निकल रहा है। जब हम डायग्राम देखते हैं उसका तो कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम सही नहीं बना, लेकिन ये ब्लैडर है, समझ लीजिए ये ब्लैडर हो गया। तो जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, इसमें से जो यूरिन है वो बाहर निकल जाता है, यहाँ पर स्फिंक्टर पाई जाती है। इट मे बी टेम्परेरी और परमानेंट। जो ये इनकॉन्टिनेंस है ये परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है, सही भी हो सकता है लेकिन सही ना भी हो।
कॉजेज ऑफ रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं, होता क्यों है ये। तो इसके एक तो एज हो गया, ओल्ड एज में ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलता है, जो ओवर एज पेशेंट होते हैं, ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं उनमें इनकॉन्टिनेंस देखने को ज़्यादा मिलता है। दूसरा हो गया जेंडर, जेंडर में भी वुमेन, वुमेन में ज़्यादा होता है ये। क्यों होता है अभी बताएंगे आपको। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई हो किसी को, मोर नंबर, ये आ गया मोर नंबर ऑफ प्रीवियस डिलीवरीज, कोई वुमेन है, लेडी है, उसने प्रीवियस जो डिलीवरी है वो ज़्यादा हो उसके, ठीक है, पाँच छः हो, पाँच सात हो, तो जो डिलीवरीज है वो उसकी संख्या ज़्यादा हो, नंबर ज़्यादा हो। वेरियस ड्रग कैन ऑल्सो लीड इनकॉन्टिनेंस, एग्जाम्पल एनाल्जेसिक्स और डाययूरेटिक्स। कुछ मेडिसिन है, जो ड्रग्स है वो इनकॉन्टिनेंस को लीड करती है, इससे भी जो इनकॉन्टिनेंस है वो होने के चांसेस रहते हैं। एनाल्जेसिक्स हो गया, जिसे नॉर्मली हम पेन किलर बोलते हैं, ठीक है, और हो गया डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स में अभी मैंने बताया एग्जाम्पल फ्रूसेमाइड। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में जैसे कि इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, बार बार यूरिन है वो लॉस हो रहा है बिना कंट्रोल के, मतलब कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कपड़ों में हो रहा है, तो उससे एक तो रेसेस होने के चांसेस रहते हैं, स्किन पर रेसेस हो जाएंगे। प्रेशर अल्सर, जिसे बेड सोर भी बोलते हैं, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में यूनिट नंबर 11 पार्ट 2। और क्या बताया भाई आपको, उसमें देखा होगा आपने, प्रेशर अल्सर के बारे में पढ़ा होगा। स्किन एंड यूटीआई, स्किन इन्फेक्शन होंगे भाई, जब बार बार गीला हो रहा है, स्किन गीली हो रही है वहाँ पे, तो एक तो रेसेस होने के चांसेस रहते हैं, स्किन इन्फेक्शन के रहते हैं, यूटीआई होने के चांसेस रहते हैं। यूटीआई आपने इन्फेक्शन कंट्रोल में पढ़ लिया होगा, ना पढ़ा हो तो देख लीजिए। रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटीज़, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ मतलब कोई भी एक्टिविटी करने से, वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, वो क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल दिमाग में साइकोलॉजी बिठा ली है कि कहीं ये काम करूँ और यूरिन ना निकल जाए, ठीक है, मजाक उड़ाएंगे, तो ये उसने एक साइकोलॉजी बिठा ली है, तो वो किसी भी काम करने में रेस्ट्रिक्ट है, कोई काम नहीं कर पा रहा है वो। मान लीजिए कोई काम कर रहा है, वो मुश्किल, जैसे कफ आया उसको, ठीक है, कफ आया, तो जैसे वो कफ लेगा, खांसेगा, वो खांसी आए उसको, खांसेगा वो, तो यूरिन निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि एक होता है आपके टाइप में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है, जो एब्डोमिनल एब्डोमिनल एरिया है, इसको ये प्रेशर लगाता है किस पर, ब्लेडर पर। एब्डोमिनल है वो प्रेशर लगाता है ब्लेडर पर, ब्लेडर पर ये प्रेशर लगाएगा, जिससे, इसलिए इसका नाम स्ट्रेस रखा है, भाई स्ट्रेस दे रहा है, ये प्रेशर लगा रहा है ब्लेडर पर, जिससे क्या होगा, यूरिन लॉस के चांसेस रहते हैं। ओके, तो लाफ हंसेगा या कफ खांसेगा, ठीक है, तो उसमें यूरिन लॉस के चांसेस रहते हैं। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट देख लेते हैं, कोई पेशेंट है तो उसका कैसे मैनेजमेंट करे। अब किसी को हो गया भाई, किसी कोई पेशेंट है उसको ये बीमारी हो गई है, तो उसको मैनेज कैसे करें, उसको मैनेज करने के लिए हम पहले तो हम ये करेंगे कि कलेक्ट थ्रो हिस्ट्री ऑफ प्रॉब्लम, जो भी उसको डिजीज है उसकी हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। सेकंड क्या करेंगे, हम एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे उसको, ताकि वो टॉयलेट के पास जल्दी से पहुंच सके, भाई पहुंच जाएगा तो उसका पहुंच जाएगा वो, टॉयलेट पास में रखेंगे। प्लेस, भाई अगर वहाँ पर ना जा पाए वो, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड ना कर पाए, तो हम बेड पान और जो यूरिनल पेन होता है वो रखेंगे उसके पास,
ताकि जैसे ही उसको लगे कि भाई यूरिन निकलने वाला है, यूरिन लॉस होने वाला है, तो वो इसका यूज कर सके। लीव लाइट ऑन द पेशेंट रूम, पेशेंट का जो रूम है उसमें लाइट ऑन रखे, लाइट है वो चालू रखे। इंस्ट्रक्ट द एंड एनकरेजिंग पेशेंट फॉर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने के लिए उसको प्रेरित करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे। ब्लेडर ट्रेनिंग करेंगे, ब्लेडर ट्रेनिंग कैसे, मतलब कि कुछ हम उसको बताएंगे कि भाई थोड़ा कंट्रोल करने का ट्राई करें, ठीक है। ब्लेडर ट्रेनिंग में क्या होता है, कंट्रोल करने का ट्राई करें। इलिवेशन ऑफ ब्लेडर नेक, एंड लास्ट वन इज ए मॉडिफाइबल आर्टिफिशियल स्फिंक्टर में बी यूज एज ए, ठीक है, यूरिथ्रा। तो देखो ये तो हो गया एक नॉर्मल जनरल बात कर लेते हैं, ये तो हो गया जनरल मैनेजमेंट। और जो ये दो है, पॉइंट नंबर 7 और 8, ये क्या है, ये है सर्जरी। क्या है ये, सर्जरी। मतलब कि अगर इनसे नहीं हो पा रहा है कुछ और उसको सर्जरी की नीड है, रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट है सर्जरी की, तो हम इलेवेशन ऑफ ब्लेडर नेक, ब्लेडर नेक है उसको इलेवेट कर देंगे सर्जरी के थ्रू। दूसरा क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल स्पिंक्टर उसको मॉडिफाई कर देंगे जिससे कि जो यूरिन है उसको वो कंट्रोल कर सके। लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन, एक टॉपिक और देख लेते हैं। बाकी के जो रिमेनिंग जो टॉपिक है आपके, कौन कौन से, हमने एक तो ये दोनों किया है अभी तक, ठीक है। एक हम डिस्निया और देख लेते हैं। बाकी के जो ये दो टॉपिक है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपके शौक है, एक वीडियो में आपके शौक है हो गया, ठीक है। एक तो शौक हो, एक वीडियो में शौक, कंप्लीट शौक। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके वो इन दोनों पर आ जाएगी। बाकी की जो एक वीडियो है उसमें शौक हो जाएगा और ये जो यूनिट है वो कंप्लीट होगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं डिस्निया और देख लेते हैं इसमें। डिस्निया क्या होता है, देखो पहले तो सबसे पहले पढ़ने से पहले कुछ भी मैनेजमेंट हो उससे पहले हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसका मतलब पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो डिस्निया क्या है, डिस्निया इज डिफाइंड एज ए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। चलो ठीक है, एक डिस्फेजिया क्या होता है, डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग, स्वॉलो मतलब निकलने में जब प्रॉब्लम हो वो होता है डिस्फेजिया, और सांस लेने में दिक्कत हो वो होता है डिस्निया, ठीक है। तो इसकी केयर कैसे करें, कोई पेशेंट है डिस्निया का, इसकी केयर कैसे करेंगे हम, तो इसकी केयर हम कैसे करें वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो अब इसमें एक बात बता दूं, जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। पहला देख लिया, रिमूविंग स्पूटम कैन रिड्यूस डिस्निया एंड पेशेंट शुड बी डिस्पोज ऑफ स्पूटम इन ए टिश्यू और स्पूटम पोट। जो स्पूटम है उसको हम रिमूव करेंगे और रिमूव करके कैन रिड्यूस डिस्निया, डिस्निया को कम करने के लिए स्पूटम को रिमूव करेंगे, स्पूटम को हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कहाँ पे निकालेंगे, इन ए टिश्यू और स्पूटम पोट, इसमें डिस्पोज करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, पोजीशन देंगे हम उसको, एक पर्टिकुलर पोजीशन देंगे जिससे कि फिजिकल इफेक्ट कम पड़े और डिस्निया के चांसेस कम हो सके, ठीक है। थर्ड आ गया चेस्ट फिजियोथेरेपी, ये हम आगे पढ़ेंगे। पोस्टरल ड्रेनेज ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। प्रोवाइड मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब फिजिशियन, कोई भी फिजिशियन है वो प्रिस्क्राइब करेगा हमें मेडिसिन, वो हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी एज ऑर्डर, जितने ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करनी है, जैसे 4 लीटर पर मिनट, ये कोई अगर प्रिस्क्राइब है तो हम इसको सेट करके उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब काम फिजिशियन के होते हैं। प्रोवाइड एक्सरसाइज ट्रेनिंग एंड रिलैक्सन ट्रेनिंग,
प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे जिससे कि वो पेशेंट है उसके अंदर पॉजिटिविटी आए, मतलब उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट कराएंगे उसको। ठीक है सर। नेक्स्ट आता है मॉनिटर वाइटल साइन। भाई वाइटल साइन तो कोई भी आपके प्रोसीजर हो उसमें वाइटल साइन लेने। दूसरा हो गया SaO2, मतलब सेचुरेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेना है। ब्रीथ साउंड एंड आर्टेरियल ब्लड गैसेस, जिसे हम बोलते हैं ABG गैसेस, ABG एनालिसिस कराएंगे उसका हम। ठीक है। फिर क्या कराएंगे, अवॉइडेंस टू अदर एक्सटर्नल इरिटेंट्स सच एज डस्ट एलर्जन, सच एज मच एज पॉसिबल एज। ठीक है, मतलब कि जो एलर्जन है डस्ट वगैरह है उसको हम उससे अवॉइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये भी एक डिस्निया के जो डिस्निया है उसके चांसेस बढ़ाता है। ओके। और क्या करेंगे, टीच प्रॉपर यूज ऑफ इनहेलर्स। इनहेलर्स आता है उसको हम यूज करना बताएंगे, भाई इसको ऐसे यूज करते हैं। और लास्ट वन इज केयरफुली ऑब्जर्व फॉर सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है, केयरफुली ऑब्जर्व फॉर सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सिया। यहाँ पे हाइपोक्सिया क्या है, कोई बता सकता है। हाइपोक्सिया का मतलब होता है जो O2 है, ऑक्सीजन है, वो टिश्यू तक कम पहुंच रही है। ठीक है, ये होता है हाइपोक्सिया। ओके। अब जो आपके तीन टॉपिक बच रहे हैं, तीन सॉरी दो टॉपिक बच रहा है, एक तो अनकॉन्शियस वाला और फ्लूइड बैलेंस, दो ही बच रहे ना। ठीक है, दो बच रहे हैं आपके, दो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, वरना ये लेक्चर है जो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं लेक्चर में। कमेंट जरूर करें कैसा लगा। राधे राधे।